हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर क्लास 10th का, जो कि है त्रिभुज। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल्स। अच्छा, हमने अब तक जो भी पढ़ा है, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैंने जो भी पढ़ाया है, आपने अगर पिछले की वीडियोस देखी होंगी तो हमने जो भी चैप्टर्स कवर किए हैं वो आप अगर पढ़ के आए हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर आपने वो पढ़े हैं तो मैं श्योर हूँ कि आप उन वीडियो की क्वालिटी देख के उनमें मैंने क्या सिखाया आपको दोबारा वापस आए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यार, आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? त्रिभुज। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल्स। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। मैं जो भी यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, जिस ऑर्डर में पढ़ाऊँगा उस ऑर्डर में आपको नोट्स दूंगा पीडीएफ के रूप में। कहाँ उसकी लिंक कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा लेक्चर देखने के बाद, ठीक है। लेकिन लेक्चर देखते वक्त अगर आप कॉपी कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, वरना आपका लेक्चर देखते वक्त आपका कॉन्सेप्ट मिस हो सकता है, जो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हमारा दिमाग जो है यार, एक बार में एक टास्क पे काम करता है, चाहे उससे लिख लो या फिर समझ लो। तो बेटर यही रहेगा कि पहले आप समझ लें, ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स की तो लिंक मिल जाएगी, तो नोट्स वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना बताने का मेन पर्पज़ यही है कि पहले आप चीज़ों को समझा करें, बाद में लिखने पर फोकस किया करें, ठीक है। तो और एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। वैसे आपको पता है क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा रिकैप करा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। त्रिभुज क्या होता है। और 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा होगा त्रिभुज में? 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में। तो अब सर्वांगसम त्रिभुज क्या भला है, ठीक है, आपने 9th में पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी नहीं, कुछ लोग नहीं पढ़ पाए हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको अगर कोई भी 9th का कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, तो उससे डरने की कोई बात नहीं है कि ये थोड़ा 9th से रिलेटेड है, ठीक है। आप इसे बिल्कुल नए की तरह पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम 10th क्लास में क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। 10th क्लास में हम पढ़ेंगे, 9th में हम पढ़ के आए सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं समरूप त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समरूप त्रिभुज के बारे में। ध्यान से सुनिए, सर्वांगसम और समरूप त्रिभुज में काफ़ी अंतर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पहले कि त्रिभुज होता क्या है, ठीक है। तो त्रिभुज बेसिकली क्या होता है? जब कोई तीन रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए क्लोज फिगर बनाती हैं। क्लोज मतलब बंद आकृति, ठीक है। जैसे 3 लाइन हम ले रहे हैं, एक लाइन मान लो हमने ये ले ली, और एक लाइन मान लो हमने ये ले ली, एक लाइन मान लो हमने ये ले ली। तो इनने एक दूसरे को कुछ पॉइंट पे काटा, ठीक है। इन दोनों लाइन ने कहाँ? यहाँ काटा। इन दोनों लाइन ने यहाँ काटा, और इन दोनों ने यहाँ काटा, ठीक है। इन दोनों ने यहाँ काटा, इन दोनों ने यहाँ, इन दोनों ने यहाँ। तो इन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या है? काटा है किसी पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने जब एक दूसरे को काटा तो इन्होंने एक क्या है? एक बंद आकृति बना ली। क्या बना ली? बंद आकृति, जो मैं सेट कर रहा हूँ ये। तो इस तरह की आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा ही क्यों बना दिया भैया, है ना? क्या यही त्रिभुज है? तो हम दूसरी तरह से काट ले रहे हैं। एक लाइन ये, ठीक है, सॉरी लाइन थोड़ी तिरछी हो गई। एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, ठीक है। 3 लाइन है, 1 2 3। लेकिन इन्होंने जहाँ जहाँ काटा वहाँ हमने पॉइंट मार्क किया, और इनने भी क्या बनाया? एक क्लोज्ड फिगर, यानी कि एक बंद आकृति बनाई। तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? त्रिभुज। तो त्रिभुज आपको समझ में आ गया। और त्रिभुज कितने तरीके के होते हैं ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक। बहुत अच्छे से समझना है तो वैसे आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे अगर आपने पहले पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम किस पे बात करने वाले? तो त्रिभुज आपको समझ में आ गया क्या होता है? डस्टर की तरह, एक मिनट, सॉरी। त्रिभुज समझ में आ गया आपको क्या होता है। अब क्या है? अब मैंने बोला कि हम किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर?
समरूप त्रिभुजों के बारे में। किसके बारे में? समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ आकृतियों को पढ़ ले रहे हैं जो क्या है? समरूप हैं। ठीक है, समरूप आखिर समरूपता होती क्या है ये जान ले रहे हैं। ठीक है, सर्वांगसम मतलब सर्वांगसम में और समरूप में क्या अंतर है। ठीक है, तो हम पहले कुछ आकृतियां पढ़ ले रहे हैं जो कि क्या है। पहले सर्वांगसम आकृति पढ़ते हैं। ठीक है, सर्वांगसम थोड़ा सा 9th का कवर करा दे रहा हूँ। सर्वांगसम, सर्वांगसम जैसे कोई मैं एक वृत्त बना रहा हूँ। ये क्या है? ये एक वृत्त है। ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लो 3 सेंटीमीटर है। कितनी? 3 सेंटीमीटर। अगर हमें बिल्कुल इसके सर्वांगसम वृत्त चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 3 ही सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दूसरा वृत्त बनाऊंगा। यार थोड़ा सही नहीं बन रहा है। दूसरा वृत्त मैं कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाऊंगा? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। यह भी कितने का होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों वृत्त क्या हैं? सर्वांगसम हैं। ठीक है, ये दोनों वृत्त क्या हैं? सर्वांगसम है। मतलब सर्वांगसम आकृतियां उन आकृतियों को कहते हैं। ये कोई एक आकृति है। ठीक है, ये कोई एक आकृति है, मान लो ये क्या है तुम्हें पता है। ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं ये कोई एक आकृति है। अब सर्वांगसम, ये आकृति सर्वांगसम कब होगी? ये आकृति सर्वांगसम कब होगी? जब कोई एक आकृति, ये आकृति किसी दूसरी आकृति के सर्वांगसम कब होगी? जब दूसरी आकृति इस पर मैं रखूं तो ये बिल्कुल पूरी तरह से ढक जाए। ठीक है, ये पूरी तरह से ढक जाए। मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। ये मैंने क्या है, डस्टर की तरह एक आकृति बना ली। ठीक है, अब ये आकृति दूसरी आकृति के कब सर्वांगसम होगी? जब दूसरी आकृति मैं इस पर रखूं तो ये पूरी तरह से ढक जाए, मतलब कुछ भी ना दिखे। ठीक है, तो ये पूरी तरह से कवर हो गया। इसका मतलब ये आकृति जो है किसके सर्वांगसम है? डस्टर के। ठीक है, डस्टर की आकृति के सर्वांगसम है इसके, सिर्फ ऊपर वाले सरफेस के, ना कि पूरे डस्टर के सर्वांगसम है। ठीक है, समझ में आई आपको इतनी बात? तो सर्वांगसम आकृतियाँ उन आकृति को कहते हैं जिसकी सभी रेखाओं की लंबाइयाँ, ठीक है, सभी साइड की लंबाई और उनके कोण बिल्कुल आपस में बराबर होते हैं। जब दो आकृतियाँ ऐसी हों कि जिनकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ, ठीक है, सभी भुजाओं की लंबाइयाँ और सारे कोण आपस में एक दूसरे के बराबर हों। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ। ठीक है, लेकिन समरूप आकृति क्या होती है? समरूप आकृति क्या होती है? समरूप आकृति क्या होती है कि जैसे मैंने, ये तो क्या हो गई सर्वांगसम आकृति, ये कौन सी? सर्वांगसम। अब समरूप आकृति क्या होती है? मान लो मैंने एक ये वृत्त बनाया, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। ठीक है, तो समरूप का मतलब है इसके समान रूप वाला। मतलब क्या है कि वो दिखे बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा वृत्त बना लेता हूँ जिसकी त्रिज्या जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या क्या है? 1 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या क्या है? 3 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या है? ये है तो एक वृत्त, एक वृत्त तो है, और वृत्त बिल्कुल इसकी तरह है ना। तो जो वे दो आकृतियाँ जो एक दूसरे के समान दिखती हैं, मतलब एक दूसरे के समान दिखती हैं, लेकिन उनकी जरूरी नहीं है उनकी भुजाओं की लंबाइयाँ बिल्कुल एक जैसी हो। ठीक है, बिल्कुल समान हो। ठीक, जैसे हम ये क्या बना रहे हैं? वर्ग बना रहे हैं। ठीक है,
हमने ये एक वर्ग बनाया, ये मान लो इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ओके। और ये सारे कोण कितने डिग्री के हैं, ये 90 अंश के हैं, ठीक है, सभी कोण क्या हैं, 90 अंश के, ठीक। तो इसके सर्वांगसम मैं एक और वर्ग बना रहा हूँ जो सॉरी इसके समरूप वर्ग बना रहा हूँ, जो एक वर्ग मैं और बना रहा हूँ जो इसके समरूप है। तो मैंने क्या कर दिया, इसी आकृति को छोटा कर दिया बिल्कुल, इसी आकृति को क्या है, छोटा कर दिया। अब इसकी भुजाएं हमने ले ली 1 सेंटीमीटर की, छोटे वाले वर्ग की। तो ये क्या है, ये बड़ा वर्ग है, ये छोटा वर्ग है, लेकिन दोनों क्या हैं, दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। क्योंकि समरूप क्यों है, समरूप आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनकी संगत भुजाएं जो हैं समानुपातिक हों, जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर हो, ठीक है, और उनके सारे कोण जो हैं, सारे कोण क्या हों, आपस में बराबर हों। तो ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, ऐसी आकृतियों को हम बोलते हैं समरूप आकृतियां। इतना समझ में आया, समरूप आकृतियां क्या होती हैं, एक बार और समझा देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर समरूप आकृति होने के लिए जरूरी नहीं है कि उनकी सभी भुजाओं का जो है, सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, लेकिन क्या जरूरी है, समरूप आकृतियों में कोण हमेशा जरूर बराबर होंगे, संगत कोण हमेशा बराबर होंगे। अब संगत कोण क्या होता है, जैसे ए बी सी डी में नाम दूं, इसे ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ठीक है। तो ए बी के संगत कौन सी भुजा है, ये, ठीक है, सॉरी ए डी के संगत कौन सी भुजा है, ए डैश डी डैश। ए बी के संगत, देखो मैं भुजाएं लिख दे रहा हूँ जो संगत है, ए बी के संगत भुजा है, ए बी के संगत कौन सी है, ए डैश बी डैश, ठीक है, ए बी के संगत ए डैश बी डैश। ए डी के संगत कौन सी है, ए डी के संगत है ए डैश डी डैश। और डी सी के संगत कौन सी है, डी सी के संगत है डी डैश सी डैश, ठीक है, ये वाली। इस वाली भुजा के संगत कौन सी भुजा है, ये वाली। तो इधर लिख दे रहे हैं किसके, बी सी के संगत है, बी सी के संगत है बी डैश सी डैश। इतना समझ में आया। अब कोण देख लो, कोण जो है, कोण दूसरे मार्कर से लिख दूं, किधर गया, कोण दूसरे मार्कर से लिख दे रहा। यहाँ पर कोण देखो, कोण ए, ये वाला कोण ए संगत किसके है, कोण ए संगत है इस वाले कोण के, इस वाले कोण ए डैश के। ऐसे ही कोण बी किसके संगत है, कोण बी डैश के। ऐसे ही कोण सी किसके संगत है, कोण सी डैश के, ये कोण का साइन है, सॉरी। और कोण डी किसके संगत है, कोण डी डैश के। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो समरूप आकृतियां होती हैं, समरूप आकृतियां होती हैं, जो समरूप आकृतियां होती हैं उनमें क्या होता है, एक मिनट यार, मार्कर चेंज कर लूं। समरूप आकृतियों में क्या होता है, समरूप आकृतियों में उनकी संगत भुजाओं, समरूप आकृतियों में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है और उनके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात को हम सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। अनुपात का मतलब संगत भुजाओं का अनुपात ले ले रहे पहले। संगत भुजाएं कौन सी हैं, ए डी और ए डैश डी, दोनों संगत भुजाएं एक दूसरे के, तो इनका अनुपात यानी कि ए डैश डी डैश, अनुपात का मतलब होता है बटे में, अनुपात का मतलब होता है बटे में भेज देते हैं दूसरी चीज को। तो ए डी मतलब ए डैश डी डैश अनुपात
AD, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं हम। और हमने क्या बोला है कि समरूप आकृतियों में संगत भुजाओं का अनुपात जो है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब हमने इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात ले लिया। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए जो हम दूसरी संगत भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं उनके। तो दूसरी संगत भुजा मान लो हमने ले ली AB, यानी कि A', B' और AB का अनुपात लो। तो A', B' अनुपात AB। अब इन सभी की वैल्यू रख दो, इधर रख ले रहे, सॉरी जगह नहीं बची यार, इधर रख ले रहे। AD की जगह A', की जगह A', की वैल्यू रखो, कितनी है 1। ठीक है, A', की वैल्यू कितनी है 1। और AD की लंबाई कितनी है 4। ऐसे ही A', B' की जगह A', की लंबाई कितनी है 1। और ऐसे ही किसकी जगह AB की जगह AB की लंबाई कितनी है 4। तो ये देखो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, लेकिन सिर्फ संगत भुजाओं का ये क्या है, समरूप आकृतियों में सिर्फ संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आने से वो आकृति समरूप नहीं हो जाती हैं। ठीक है, त्रिभुज की बात अलग है, ये क्या है, ये त्रिभुज से हटके है भाई, ये दूसरी आकृति है, ये वर्ग है। ठीक है, त्रिभुज की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, समरूप आकृतियों की बात कर रहे हैं। त्रिभुज की बात वापस में बाद में होगी, मतलब समरूप त्रिभुजों की बात हम इसके बाद करेंगे। अभी जो बात कर रहा हूँ मैं, अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ समरूप आकृतियों की। किसकी, समरूप आकृतियों की। ठीक है, तो समरूप आकृतियों में एक कंडीशन से सेटिस्फाई होगी। कंडीशन कौन सी, समरूप होने के लिए समरूप होने के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी समरूप आकृतियों में, पहली हो गई संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। दूसरी संगत कोण जो है उनके, संगत कोण बराबर होना चाहिए। ओके, ये दो कंडीशन है। कोई आकृति जो है, आकृतियां कोई दो आकृतियां समरूप आकृतियां तब होंगी जब वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो इसने क्या है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी है कि इन दोनों में संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हम सेटिस्फाई कराते हैं। यहाँ पर देखो कोण, इन दो संगत कोण इसके आपस में क्या है, बराबर है। देखो कोण ए किसके बराबर है, कोण A' के, क्योंकि कोण ए का संगत कोण कौन सा है, कोण ए का संगत कोण A' है। ठीक है, ऐसी कोण बी का संगत कोण कौन सा है, कोण B'। देखो यहाँ पर 90 अंश तो बनना है यहाँ पर, क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग में चारों कोणों का मान क्या होता है, 90 अंश। ठीक है, तो ये सारे क्या है, 90 अंश। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियाँ क्या है, ये दोनों आकृतियाँ समरूप आकृति हैं। ठीक है, कैसी आकृति हैं, समरूप आकृति। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। ठीक है, और त्रिभुज की मैंने आज डेफिनेशन आपको बता दी है कि त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, त्रिभुज क्या है आखिर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो भी अभी समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। और आज यार मेरा थोड़ा मूड नहीं था पढ़ाने का, फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। ओके, तो आज इतना इंटरेस्ट से मैंने पढ़ाया भी नहीं है, इसलिए थोड़ा कल मैं जिसके बारे में बात करूँगा, कल हम बात करेंगे त्रिभुज की समरूपता के बारे में। तो कल यानी कि इससे अगले वाला लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये तो बेसिक है। ठीक है, तो बेसिक मैंने आज आपको बता दिया, ऐसे ही ये पता भी होता है आप लोगों को, है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन कल से मैं जो बताऊँगा बहुत केयरफुली बताऊँगा, बहुत एनर्जेटिक होके पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि आज मेरा भी मन नहीं था, मैं पहले बता चुका हूँ अभी। ठीक है, तो
इतना मैंने पढ़ाया, इसकी लिंक मैं आपको यार नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसके नोट्स की लिंक जो है नेक्स्ट वीडियो में, इससे अगली वीडियो में मतलब लेक्चर 2 में इसके देता हूँ, ठीक है, सारे नोट्स लेक्चर 2 तक के, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, पढ़ते रहिए यार।